नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन राजनीतिक जन जागरूकता पढ़ रहे थे और ये स्कूल लेक्चरर के प्रथम प्रश्न पत्र का बैच है। तो स्कूल लेक्चरर कई जने ये मत समझ लेना कि ये सीधा हिस्ट्री का ही बैच है। ये प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर में जीके जो पूछा जाता है उसके लिए ये बैच चल रहा है और इसकी 34वीं क्लास है। ये इन 34 क्लासेस में मोस्ट ऑफ सिलेबस जीके का कवर हुआ है, ठीक है ना। तो आज इसका अपन पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट 2 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। उसमें अपन पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे। वैसे यदि देखोगे तो व्यक्तित्व की अलग से टॉपिक नहीं जोड़ा गया है, लेकिन जन जागरूकता में कल की क्लास के अंदर मैंने बताया भी था कि व्यक्तित्व कैसे इसमें शामिल होगा। तो इसमें आज अपन पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। उसमें से मोस्ट देखो, वैसे तो व्यक्तित्व खूब सारे हैं, तो आज की क्लास में कुछ व्यक्तित्व पढ़ेंगे, कल कुछ जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे। शुरू करें। एक सवाल तो पक्का, जैसा कि हमारी ग्राफिक डिजाइनर टीम ने लिखा है, तो ये वास्तव में एक सवाल तो पक्के वाला ही चैप्टर है। सेकंड ग्रेड की पढ़ रहे हो तो भी इसको पढ़ लेना, फर्स्ट ग्रेड की पढ़ रहे हो तो भी पढ़ लेना, और अदर एग्जाम दे रहे हो, कांस्टेबल जो भी दे रहे हो, लगा लेना इस क्लास को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है। जैसा कि मैंने इनका नाम सबसे सेंटर में लिख रखा है और इनका नाम है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट। बारट जो है वो चारण समुदाय से आते थे। ये कौन थे? ये चारण थे। तो ये बात ध्यान में रखना, ये भी पूछा जाता है। आजकल ट्रेंड जो है कह नहीं सकते, ये पूछ लिया था एक बार कि विजय सिंह पति कौन सी जाति के थे, तो वो गुर्जर थे, तो ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये भी ध्यान रखना, चारण थे। अब केसरी सिंह बारट ऐसा व्यक्तित्व है कि मैंने कल की क्लास में कहा था कि यदि क्रांतिकारियों का कहीं जिक्र हो रहा है राजस्थान के और केसरी सिंह जी को नहीं पढ़ा तो समझ लेना कि क्रांतिकारी पढ़े ही नहीं। कारण क्या है कि केसरी सिंह जी ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को जो है क्रांति में झोंक दिया था, देश की आजादी में झोंक दिया था, राज्य के लिए, देश के लिए झोंक दिया था। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं ये शब्द गए हैं रास बिहारी बोस ने। किसने गए? रास बिहारी बोस ने। सबसे पहला जो कोटेशन यहां पे आप पढ़ते हो, एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही एक ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की जंजीरों को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था, और ऐसा करने के लिए महान व्यक्तित्व ही चाहिए। तो ये कहा किसने? ये कोटेशन था रास बिहारी बोस का। रास बिहारी, और रास बिहारी बोस आपको पता ही है सशस्त्र क्रांति से जुड़े हुए रहे थे। हालांकि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं बताया था कल, गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। तो यहां पे आप पढ़ेंगे, अपन आगे भी आएगा। यहां पे आप देखो कुछ चीजें जो कंफ्यूज करती है विद्यार्थियों कि ये एक तो ये कंफ्यूज करती है कि केसरी सिंह जी के पुत्र का नाम क्या था और केसरी सिंह जी के भाई का नाम क्या था। पता सबको है कि एक जोरावर सिंह है और एक प्रताप सिंह है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि बेटा कौन है, भाई कौन है। तो यहां पे मैंने बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर रखा है, भाई जो है वो जोरावर सिंह बारट है। इनका भी क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत मतलब अच्छी भूमिका रही है, और इनके पुत्र का नाम है प्रताप सिंह बारट। वही प्रताप सिंह बारट जिसने कितनी ही यातनाएं सहन की हो, लेकिन अपने सहयोगियों का नाम अंग्रेजों को बताने के लिए मुंह तक नहीं खोला। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व भरे पड़े हैं कि यदि इनकी यातनाओं को अपन कल्पना भी करें तो अपन इनके बाल की भी होड़ नहीं कर सकते, कहीं भी अपन इनकी होड़ नहीं कर सकते। लेकिन ये इनसे सीखने को मिलता है कि ये जुनून, जिद, जज्बा ऐसा होता है। जो भी चीजें पढ़ते हैं अपन, इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे भी ये चीजें ध्यान रखनी है। अब केसरी सिंह जी की बात चल रही है, तो इनका जन्म तो हुआ है शाहपुरा के देवपुरा गांव में। और ये शाहपुरा और देवपुरा यदि आपको पता नहीं है तो बता दूं कि ये कहां है? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो शाहपुरा के देवपुरा में अब जो पैनोरमा बन रहा है, केसरी सिंह जी का पैनोरमा बना है, वो भी देवपुरा के अंदर ही है। तो ये तो है जन्म स्थान, लेकिन कर्म भूमि इनकी रही है कोटा। लेकिन साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभ हुई वो उदयपुर से, ठीक है। शिक्षा उदयपुर से। इनके पिता का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं पेन चेंज करके। इनके पिता का नाम था कृष्ण सिंह। ये नाम इसलिए बता रहा हूं, आज दिन तक पूछा तो नहीं प्रश्न, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में पूछे। अच्छा, प्रश्न ये तो संभावना कम है कि पूछे जाए
कि इनके पिता का नाम क्या था, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि इनके पिताजी का पुस्तकालय था एक, जिसका नाम था कृष्णवाणी विलास। क्या नाम था पुस्तकालय का? यहां पे लिख देता हूं मैं, कृष्णवाणी विलास। ये क्या था? पुस्तकालय था। आने वाले समय में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्लास देख रहे हो तो ध्यान देना थोड़ा सा, मैंने यहां पे एक अच्छा प्रश्न बताया है, यदि आप बना सकें तो आने वाले समय में बन सकता है। जीडीएंस को पता है तो कहीं कोई समस्या नहीं है। कृष्णवाणी विलास नाम का एक पुस्तकालय था जो इनकी प्रारंभिक मतलब पढ़ाई के लिए काम में आया है। इनकी माताजी का देहांत तो इनके बचपन में ही हो गया था। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं मैटर करती है, प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें, आगे बढ़े। ये चीज हो गई अपने क्लियर, कर्म भूमि और जन्म भूमि। ठीक, ये कोटेशन भी हो गया। अब देखो, वीर भारत सभा जो मैंने कल बताई है, उसकी स्थापना इन्होंने की है। कब की है? 1910 में गोपाल सिंह खरवा उनके सहयोग से की है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखनी है आपको। 1903 के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है, 1903 में 13 सोठे लिखे। सोठे मतलब ईमान जगाने वाली ज्योति, दोहे के जैसे ही होते हैं सोठे। हुआ क्या था कि दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी जा रहे थे, इन्हें पता चलता है, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं था। इन्होंने रोकने के लिए, क्या फतेह सिंह जी ठहर जाओ, बट जानो तो उचित कौन है, तो इन्हें रोका कैसे जाए? तो कहीं ना कहीं मतलब शब्द भेदी बाण चलाने पड़ते हैं। तो फिर यहां पे इन्होंने 13 सोठे लिखे, जिससे मतलब सोया हुआ ईमान जो है वो जाग जाए किसी का भी। फतेह सिंह जी के साथ भी यही हुआ। 13 सोठे लिखे जिनको पहुंचाया फतेह सिंह जी के पास, पहुंचाया किसने? गोपाल सिंह जी ने। कहां पहुंचा है पता है? रेलवे स्टेशन, जहां ट्रेन में बैठ रहे थे वहीं पहुंचा दिए। 13 सोठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोका, जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया और बहुत मतलब महत्वपूर्ण उस समय की घटना थी ये। अच्छा, इटली का क्रांतिकारी मैज़िनी था, उससे बहुत ज्यादा प्रेरित थे केसरी सिंह जी। यहां पे मैंने लिखा भी है, ये रहा, इटली के मैज़िनी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इन्हें कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये क्या मानते थे? देखो, ये पीडीएफ जो नोट्स ये इसकी मिल जाती है आपको, स्लाइड्स की सारी क्लास की, वो तो आपको टेलीग्राम में दी जाती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहने वाले इन चीजों को नहीं समझ सकते, जो मैं इन पे वापस एनोटेट करता हूं, यानी कि राइट करता हूं। ठीक है ना, जो लिखता हूं। अब मैंने सिर्फ राजनीतिक गुरु लिखा है यहाँ, जिसने पढ़ा नहीं है क्लास को वो नहीं समझेगा कि मैज़िनी इनके राजनीतिक गुरु थे कि ये मैज़िनी के राजनीतिक गुरु थे, और राजनीतिक गुरु यहां लिखा क्यों है? तो इसके लिए क्लास को देखनी जरूरी है। देख लेते हो, फिर आप अपनी तरफ से इनके जो सहायक शब्द होते हैं उनको जोड़कर लैंग्वेज लिख सकते हो, आपके नोट्स बन जाएंगे बहुत अच्छे। तो ये ध्यान रखना, मैज़िनी से प्रभावित थे। ठीक है, जब वीर सावरकर लंदन के अंदर मैज़िनी के ऊपर एक पुस्तक लिखते हैं, क्योंकि वहां पे देखो मैज़िनी की जो क्रांतिकारी था तो उस पर भी कई सारी पाबंदियां थी, तो वीर सावरकर पुस्तक लिखते हैं, वो लिखते हैं मराठी में, कि मराठी अंग्रेज और पहले पढ़े कौन, और बा लिखी जाए और अटे आ भी जाए। उन्होंने मराठी में लिखे, यहां पे भेज दी। अब यहां पे जो उसका ट्रांसलेशन किया है वो केसरी सिंह जी भारत ने किया है। तो देखो कितनी सारी चीजें जो है लिंक जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना। अब आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वो ये है, और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं को याद करने का एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। केसरी सिंह भारत ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका खुद का चरित्र जो है बहुत मजबूत, देखो इतनी सारी विशेषताएं पढ़ी अपन ने, तो कितना जबरदस्त जो है प्रभावित करने वाला चरित्र है। तो चरित्र वाली जितनी भी रचनाएं होगी वो केसरी सिंह जी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। कैसे? चलिए इस रचना को बाद में पढ़ेंगे अपन। इसको देखो, प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, जसवंत चरित, राज सिंह चरित, और ये है, ये कुसुमांजलि है। ठीक है, ये कुसुमांजलि, ये कुसुमांजलि और रूठी रानी, ये अलग से याद करनी है। बाकी जिसके पीछे चरित लग रहा है वो इनकी है। अच्छा, एक बुद्ध चरित और है, लेकिन बुद्ध चरित को इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया है। बुद्ध चरित वैसे लिखी किसने है ये भी ध्यान होना चाहिए, अश्वघोष। अरे ये अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित, जिसका हिंदी अनुवाद किया है केसरी सिंह जी भारत ने।
तो वैसे आप लोगों के पास में बहुत सारा कंटेंट होगा, आप बहुत सारा पढ़ते होंगे, लेकिन इस 10 मिनट में मैंने जो इतना मतलब बोला है, ठीक है, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीजें याद करवा देगी। पूरा बोर्ड भरा हुआ दिख रहा है और ये चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं याद रह जाएगी। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा हो रही है, मुझे याद आ गया है, ले लो, चलो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ले लियो। बढ़िया दिए हो स्लाइड, मतलब दिए बढ़िया है, पूरी भरियोड़ी हो ना, और एनोटेट करने के बाद में और बढ़िया दिखती है। कहीं कोई शेयर भी कर दे तो क्या, हाँ यार आदमी कोई ढंग पढ़ा रही है दिखे। ठीक, चला आगे बेटा। ठीक है, ये केसरी सिंह जी बारठ से संबंधित आपको सभी याद रहना चाहिए। मैंने ये बोल के नहीं बताया कि इनका जन्म 21 नवंबर 1872 को हो गया, तो फिर भी ध्यान रखना। ठीक, बाकी कुछ रहा तो नहीं इसमें पीछे। ओके, अब आते हैं अभी अपन ने पढ़ा है इनके पुत्र का नाम और इनके भाई का नाम, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, उसको पढ़ते हैं अपन। चलिए, सबसे पहला काम है अपना पेन को सिलेक्ट करना, सबसे पहला काम है। उसके बाद जोरावर सिंह बारठ को पढ़ना। अब जोरावर सिंह बारठ कौन थे, दिमाग में देखो क्लियर होना चाहिए कि सर ने उस तरफ लिखा था, मैं ऐसे खड़ा था तो उस तरफ लिखा था जोरावर सिंह बारठ यानी भाई लिखा था, इस तरफ लिखा था प्रताप सिंह बारठ यानी पुत्र लिखा था। ये चीजें जब आपके दिमाग में बिल्कुल छवि बनने लग जाएगी इमेजिनेशन के अंदर, तब आपका सवाल कोई भी गलत होने मतलब सही होने से नहीं रोक सकता। गलत तो गलत होने से नहीं, क्या मैं मतलब क्या बोल रहा हूं वो मेरे को भी थोड़ा सा मतलब, फिर आपका सवाल जो है वो सही होना है, ठीक है ना, इसको सही होने से कोई भी नहीं रोक सकता, यानी गलत नहीं होगा। अब सही बोला है, सही बोला ना, ठीक है। चलिए, जोरावर सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के क्या थे, भाई थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें दो है, एक तो इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, दूसरा इनका परिवर्तित नाम जो है अमरदास बैरागी, ठीक है, बदला हुआ नाम। जब देखो क्रांतिकारी कोई भी होते थे तो इनके खिलाफ वारंट निकलते थे, इनामी राशि की घोषणा होती थी, कौन करते थे, अंग्रेज सरकार, और यही करती थी। उसके बाद में ये क्या करते, अपना भेष बदल देते और नाम भी बदल देते। ये बहुत जनों ने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने किया है, इन्होंने किया है, तो ये फिर नाम बदल देते। इन्होंने अमरदास बैरागी के नाम से लगभग 25 साल से अधिक, 27 साल के करीब इन्होंने समय गुजारा है, तो अमरदास बैरागी के नाम से ये जाने जाते थे। हार्डिंग बम कांड के अंदर ये सम्मिलित थे, और हार्डिंग बम कांड में देखो ये भी थे, अर्जुनलाल सेठी भी थे, अमी चंद थे, बाल मुकुंद थे, ऐसे बहुत सारे जो है अभियुक्त इसमें माने गए थे। तो हार्डिंग बम कांड के मुख्य अभियुक्त माने जाते हैं। ये बताया जाता है कि चांदनी चौक में जो मारवाड़ी पुस्तकालय था उस पे बुर्का पहन के इन्होंने ही बम फेंका था, ये यहां तक, लेकिन इस चीज की कोई पुष्टि नहीं हुई, ये पकड़ में नहीं आए थे, ठीक है ना। तो हार्डिंग बम कांड के मुख्य अभियुक्त यानी कि ये सम्मिलित रहे थे, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर बात करें अपन प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ कौन थे, केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। मास्टर अमीचंद और आदित्येंद्र इनके गुरु थे, जो इनको क्रांतिकारी गतिविधियों से अवगत कराते थे। बरेली के जेल में यातनाएं इनको दी गई थी, ठीक है, कब दी गई थी, और यातनाओं के बाद 1918 में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन उससे इनकी मृत्यु से पहले इनको बहुत सारी प्रताड़नाएं दी गई, बहुत सारी यातनाएं दी गई, मतलब कोई हद नहीं रखी थी, सारी हदें पार कर चुकी थी अंग्रेजी सरकार और हुकूमत, सब तरीके से परेशान किया गया। उस समय यहां पे जो अंग्रेज अधिकारी ये था चार्ल्स क्लीवलैंड, इसने सारी तरह की यातनाएं दी और सारे हथकंडे अपनाए कि आप मुझे राज बता दो, आपके जो साथी थे वो बता दो, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, और आपके चाचा जी यानी कि जोरावर सिंह बारठ उनको भी छोड़ दिया जाएगा। फिर भी ये नहीं माने, फिर लास्ट में इमोशनल, देखो जब कोई बल से नहीं माने तो फिर इमोशन से, फिर इमोशन क्या, आपकी जो माँ है वो रात रात भर रोती है, दिन रात रोती रहती है आपकी याद में, तब ये क्या कहते हैं, प्रताप सिंह बारठ का कोटेशन है, मेरी मां रोती है तो उसे रोने दो जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। ये कहने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और ये जिगरा प्रताप सिंह बारठ के पास में था, जो मिला कहां से था, अपने पुरखों से मिला, अपने मतलब वहां से विरासत से मिला था। कैसे कि देखो जब इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके पिताजी को केसरी सिंह बारठ को यह सूचना दी जाती है, तब ये क्या कहते हैं, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया है। ये चीजें जो है ये देश प्रेम को दर्शाता है कि उस इतना मतलब जो है स्वार्थ को छोड़ के देश प्रेम, ये चीजें जो है ये सारी बहुत ही प्रेरणादायी है, ठीक है। इसके अलावा फिर अपना अगला जो व्यक्तित्व पढ़ना है गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, चाहे इसको सरल कह दो चाहे भारी कह दो,
कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक इनको कहा जाता था। काफी सारी गतिविधियों में और काफी सारी चीजों के अंदर ये शामिल थे, जैसे कि वीर भारत समाज हो गया, वीर भारत सभा हो गया, राजस्थान सेवा संघ हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सम्मिलित रहे थे। खरवा अजमेर के निवासी थे ये, और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। केसरी सिंह के भारत के ये सहयोगी थे और टाटगढ़ जेल में नजरबंद रहे थे। 1989 में 60 पैसे का डाक टिकट भी इन पर जारी हुआ। हालांकि ये प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी कम है, ये टाटगढ़ जेल से बन सकता है। सबसे ज्यादा संभावना तो ये सशस्त्र क्रांति के जनक वाली है, ठीक है। चलिए ये चीज अपनी यहां पे पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं अपन आगे। अब आते हैं अपन माणिक्यलाल वर्मा, यानी कि अपन चलते हैं पढ़ते पढ़ते मेवाड़, क्योंकि वहां मेवाड़ की गतिविधियां ही इनसे संबंधित आएगी। जन्म कहां हुआ? बिजोलिया। बिजोलिया कौन से क्षेत्र में आता था उस समय? मेवाड़ में। अब भीलवाड़ा के अंदर है ना, लेकिन आता कौन से क्षेत्र में था? मेवाड़ के अंदर। अब अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन जैसे आरबीएससी की क्लास में 2 दिन पहले पढ़ा है, और स्कूल लेक्चरर की क्लास में भी आगामी क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उसमें अपन ने बिजोलिया कहां पढ़ा है? बिजोलिया के अंदर, मेवाड़ के अंदर, और मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा ने भी नेतृत्व किया था तीसरे चरण के अंदर। ये पढ़ा था 1897 के अंदर, ठीक है। इनका जन्म, इन्हें मेवाड़ के गांधी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब कई जने कहते हैं इसमें कि सर हमने कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में मोतीलाल तेजावत पढ़ा है। तो देखो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग इतिहासकारों ने कहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है माणिक्यलाल वर्मा ने की है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल भी अपन पढ़ेंगे आगामी क्लासेस में, ठीक है। स्थापना किसने की है? माणिक्यलाल वर्मा ने। अभी इनके द्वारा स्थापित आश्रम, यदि किसी को याद हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी हाल ही में एक प्रश्न बना था, खांडेलाई आश्रम। खांडेलाई आश्रम की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की, ये पढ़ा रखा है। और ये ध्यान रखना 1934 के अंदर इसकी स्थापना की है, और ये डूंगरपुर के सागवाड़ा में की है। कहां की है? सागवाड़ा। और ये सेवाश्रम की स्थापना भी इन्होंने की है, जो नारेली अजमेर के समीप है, ये वहां पे। तो सेवाश्रम और खांडलाई आश्रम, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना। पुस्तक इनकी मेवाड़ का वर्तमान शासन, क्योंकि अपन देखो मैंने पहले ही कह दिया अपन को कि इसमें मेवाड़ से संबंधित चीज आएगी। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, पंचीड़ा नामक गीत लिखे इन्होंने, ठीक है। एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और इसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, शोभा गोकू माणी हीरा 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 हीरा। शोभा गोकू माणी, माणी यानी माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो यहां पे एक और ध्यान रख लेना, इन्होंने अर्जी गीत भी लिखे। अर्जी, नानक जी भील की याद में अर्जी गीत भी लिखे। अब चलते हैं अपन स्वामी गोपाल दास, ठीक है। स्वामी गोपाल दास, कल की ही क्लास में एक बताया था मैंने कि सर्वहितकारिणी, यानी सभी का हित किसी को करना हो तो फिर तो भगवान को ही आना पड़ेगा। फिर गोपाल नाम से आपको वो जोड़ के बता दिया था, ठीक है। जन्म चूरू में, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना, 2 चीजें क्लियर। फिर ध्यान रखना है कि 1930 में चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराया था। यह धर्मस्तूप क्या था? यह धर्मस्तूप था एक लाल घंटाघर, ठीक है। लाल अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्होंने यहां पे नारा दिया था। जब ये झंडा फहराया तब ये नारा भी दिया था, ठीक है। 1930 की बात है। बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका छपवाने में अहम भूमिका रही। अब ये क्या थे? ये एक तरह के पर्चे थे जो जनता को जागरूक करने के लिए थे। वहां के शासक और वहां के हुकूमत ये कहते थे कि ये जनता को भड़काने के लिए। अच्छा, ये लिखे किस संदर्भ में थे? तो ये जो लिखे थे वो महाराजा गंगा सिंह के विपक्ष में लिखे थे, ठीक है। किसके संदर्भ में लिखे थे? महाराजा गंगा सिंह के विपक्ष में लिखे थे। जब महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे तब उनके विपक्ष में ये चीजें लिखे थे, जिसमें इनका साथ चंदनमल बहेड़ ने बहुत बखूबी दिया था। तो देखो मगाराम वैद, अच्छा मगाराम वैद को किस संदर्भ में अपन याद रखते हैं? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के संबंध में। स्थापना के संदर्भ में, ठीक है। और चंदनमल बहेड़ इनके साथी थे। जो मेन मुख्य चीजें हैं, चंदनमल बहेड़ और स्वामी गोपाल दास, ये सारी चीजें आती है, कन्हैया लाल ढूंढ वगैरह। ये तो ये चूरू बीकानेर वाला क्षेत्र है, वहां पे एक्टिव रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागरमल गोपा,
सागरमल गोपा का नाम जहां भी आ जाए, सीधी सी बात, सिंपल सवाल ये ध्यान में रखना है कि इनका संबंध जैसलमेर से, ठीक है, कहां से है, जैसलमेर से। तो इनका जन्म कहां हुआ है, जैसलमेर के अंदर 1900 में। फिर सागरमल गोपा से संबंधित यह ध्यान रखना है, सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना इन्होंने की। यहां पे जो चीजें पूछी जाती है वो ये है कि इनके समय शासक कौन थे और इनके समय जेलर कौन थे। ये इसलिए क्योंकि इनको बहुत सारी यातनाएं जेल में दी गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसलमेर के शासकों से संबंधित वे बातें लिखी थी जो जनता को पता नहीं थी और जनता को उनके कारनामे बताए थे जो उनके सही नहीं थी चीजें वो। तो यहां जैसलमेर के जो शासक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सबसे पहले यह ध्यान रखना, यहां के शासक कहलाते हैं महारावल। क्या कहलाते हैं, महारावल। तो महारावल जवाहर सिंह, शासक कौन थे, महारावल जवाहर सिंह थे, और जेलर कौन थे, गुमान सिंह। तो गुमान सिंह को बहुत गुमान था और इसी गुमान में इन्होंने इनको बहुत यातनाएं दी। जब मैं छोटा था बचपन में तो मैंने सागरमल गोपा वाला पार्ट जो है स्कूल में पढ़ाया, गुरुजी ने पढ़ाया था, ठीक है। अब गुरुजी ने पढ़ाया तो उसमें मतलब छोटा जो बाल मन होता है ना वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और उस समय जो चीजें छप गई दिमाग में वो छप गई। वो मुझे आज भी वो फीलिंग्स याद है। उन्होंने बहुत मार्मिक तरीके से ये पाठ पढ़ाया और उस पाठ में लिखा था कि सागरमल गोपा के शरीर में 10 छिद्र में मिर्ची भर दी गई थी उस समय। तो कितनी यातनाएं दी होगी, मिर्ची भर दी गई थी, फिर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने जनता को जागरूक करने का काम किया और जो शासकों द्वारा जो अच्छे काम नहीं किए गए थे उनको उजागर किया। उस समय की वो बातें मार्मिक, मतलब वो पढ़ते पढ़ते जब सर पढ़ा रहे थे तो उस समय काफी सारे बच्चे जो है रो पड़े थे। मतलब इतना मार्मिक तरीके से उन्होंने उसका चित्रण किया, इस तरीके से पढ़ाया। ये चीजें बहुत, मतलब सागरमल गोपा मुझे याद जब से याद है, मुझे 20-25 साल हो गए उस बात को, लेकिन वो नाम अभी तक याद है। जब भी सागरमल गोपा नाम याद आता है तो मतलब पूरी वो स्टोरी सामने आ जाती है। उस समय पाठ था, कक्षा मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं छोटा था उस समय, बहुत कक्षा याद नहीं है, और मतलब किस में, सामाजिक में पढ़ा था या हिंदी में वो भी याद नहीं है, लेकिन पढ़ा था ये जरूर है, और वो पूरा जो है दृश्य सामने आ जाता है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, जिसके अंदर इन्होंने कच्चे चिट्ठे खोले हैं वहां के शासक के उस समय। तो जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रही है। जेल में यातनाओं के बाद इनको आग लगाकर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। इनकी हैदराबाद और जैसलमेर में इनकी एंट्री पर बीच में रोक भी लगा दी थी, प्रवेश पर रोक भी लगाई थी। फिर एक जांच आयोग इन पे बिठाया गया, गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जीएस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बिठाया गया। और यह आयोग क्या कहता है कि ये सागरमल गोपा ने आत्महत्या की थी, जबकि ये ऐसा था नहीं, लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक जो आयोग था इसकी रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या की। फिर बाद में जो है जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में और ऐसे अलग से और भी आयोग भेजे गए थे जिन्होंने इसकी जांचें की थी। लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इसमें जांच में कौन सा आयोग बिठाया था, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बिठाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। अब जैसलमेर याद कर रहे हैं अपन, पढ़ रहे हैं, तो उसके थोड़े सी पास में चले जाते हैं अपन, स्वामी केशवानंद। अब केशवानंद यदि पढ़ते हैं, चूंकि कृषि विश्वविद्यालय है, कमेंट करके विद्यार्थियों को नाम बताना है, कृषि विश्वविद्यालय कौन सा और कहां है, केशवानंद जी से संबंधित मैंने काफी चीजें बता दी है। जन्म इनका मंगलूना सीकर में हुआ है, ये प्रश्न बन चुका है एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जाट परिवार से थे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल प्रश्न कहां से कैसे बनेगा अपन इसका अनुमान पहले से थोड़ा सा लेकर चले। मूल नाम इनका बीरमा था, जो प्रश्न एक बार बन चुका है, ठीक है। ये भी देखो पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे कवर हो रहे हैं क्लास में, ठीक है। बीरमा इनका मूल नाम था। उपनाम राजस्थान की शिक्षा संत कहा जाता है, जो आने वाले समय में बन सकता है। तो मैं पीवाईक्यूज भी लेकर चल रहा हूं और आने वाले समय में जो बन सकते हैं वो भी साथ साथ बताते चल रहा हूं। गुरु इनके कुशलदास जी थे, ठीक है। कुंभ मेले में अवधूत हीरानंद जी ने इनका नाम केशवानंद रखा था, यानी कि मूल नाम तो इनका बीरमा था और केशवानंद जी ने नाम रखा था वो हीरानंद जी ने रखा था, ठीक है। 1932 में हनुमानगढ़ के जाट विद्यालय की स्थापना की और इसका नाम जो था ग्रामोत्थान विद्यापीठ। 1999 के अंदर 3 रुपए का डाक टिकट इन पे जारी किया गया। हालांकि ये चीजें थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली चीजों के मुकाबले, तो वो ऊपर वाली चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है।
पूरे पूरे नोट मेकिंग पैटर्न पे आप बनाओ नोट्स। व्यक्तित्व में और चीजें क्या जानोगे आप, जो की पॉइंट्स है वो सारी सारी मैं बता रहा हूं, साथ साथ में क्लास को याद करना है आपको, ये ध्यान रखना है। फिर आता है अपने एक पॉइंट यहां पे मैंने ये शामिल किया है कि ये बहुत बार पूछे जाते हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। थोड़ी सी सांस ले लूं पहले, है ना, क्या है लगातार बोलते बोलते, और थोड़ा फोकस भी सेट कर देते हैं, शायद सही नहीं हो। फिर भी कई जना लग जाए गुरु जी क्या है, ए तो मैं भी पढ़ा था, पढ़ाना तो सब पढ़ा दे यूं तो, पर देखने वालों को तो मिलना चाहिए, ठीक है नहीं। पढ़ाने को दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन दुनिया को देखने वाला भी तो चाहिए। तो ये विश्वास जीतने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है, और अब हम विश्वास जीत चुके हैं, और इस विश्वास को जीता है इसलिए निभा रहे हैं कि ये भागे आया है, अब तो इसको निभाना ही है। ठीक है, चलिए आते हैं अपन बैक टू पॉइंट। दास साहब, दास साहब के नाम से जाने जाते थे हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता था? जुगल किशोर चतुर्वेदी। थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको पूरा लिखना, ठीक है। राजस्थान की गांधी किसे कहा जाता था? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट सिरोही से संबंधित थे, मतलब इस तरफ इस एरिया से थे, और माउंट आबू जो राजस्थान का हिस्सा बना है वो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही बना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। गांधी जी के 5वें पुत्र, कल की क्लास में पूछा था, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया, जमनालाल बजाज, ठीक है। गुलाम नंबर 4, ये भी जमनालाल बजाज को ही कहा जाता है, ठीक है। गुलाम नंबर 4 भी जमनालाल। पहला गुलाम बता दिया इन्होंने भारत को, दूसरा गुलाम बताया इन्होंने रियासतों के राजाओं को, तीसरा गुलाम बताया इन्होंने सीकर को, और चौथा गुलाम खुद को बताया, गुलाम नंबर 4, ठीक है। तो गुलाम नंबर 4 के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान के लोक नायक और शेर ए राजस्थान, ये दोनों एक व्यक्ति को ही कहा जाता था, जिनका नाम था जय नारायण व्यास। लक्कड़ व पक्कड़ भी कह देते थे, दून के धनी भी इनको कहा जाता था, ये सारे इनके उपनाम थे। राजस्थान के मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया, 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता था, ग्वालियर के खजांची थे उस समय, और मंगल पांडे क्या झांसी की रानी को और तात्या टोपे को सारा खजाना दे दिया था। राजस्थान के CR दास, ये कहा जाता था मुकुट बिहारी। कई लोगों के, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, वैसे दिमाग में पहले से चल रहा है, जिनके पहले से चल रहा है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, यानी कि वो अच्छे पढ़ाकू है, ठीक है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, और ये अच्छी बात है, आना चाहिए। राजस्थान के जतिन दास, थोड़ा सा आप एरो पे ध्यान रखना, क्योंकि अपने वो ऊपर वाला भर गया है, तो मैं यहां लिखूंगा बाल मुकुंद बिस्सा। इन्होंने जोधपुर जेल में रहते हुए खाने की जो अव्यवस्था थी उससे संबंधित हड़ताल की थी। तो जैसे जतिन दास ने हड़ताल करके अपने प्राण त्याग दिए थे, वैसे ही बाल मुकुंद बिस्सा ने भी प्राण त्याग दिए थे, इसलिए इनको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास राठी, इनका जन्म पोखरण में हुआ था, ठीक है। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म कोलियारे में हुआ था, जहां पे हल्दी घाटी के घायल सैनिकों का इलाज किया गया था। पत्रकारिता के भीष्म पितामह, ठीक है, पत्रकारिता के पितामह जो थे वो झाबर मल शर्मा। ठीक, टाइगर मैन, सही नहीं आया लिखियो है ना, कैलाश सांकला। अब देखो टाइगर मैन है, मैन वैसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, टाइगर मैन पूछ लिया जाता है, कैमल मैन पूछ लिया जाता है, अशोक टांक, पानी वाले बाबा पूछ लिया जाता है, राजेंद्र सिंह, रेल वाले बाबा पूछ लिया जाता है, किशनलाल सोनी, पेड़ वाले बाबा पूछ लिया जाता है, काकपुरी, बहुत सारे है ना, दाढ़ी वाले बाबा पूछ लिया जाता है, गौरव सिंह,
क्यों मेरे मारन थे देखियो जितने ज्यादातर मैं दाढ़ी में पढ़ाऊं है, बीच में कुछ जो है दाढ़ी क्लीन सेव करके भी पढ़ाया था मूछों में, तो कई विद्यार्थी ने कहा गुरु जी दाढ़ी रखा करो आप तो उसमें ही अच्छे लगते हो, बस मैं दाढ़ी रख दा, हालांकि मजबूरी भी है, टाइम नहीं मिलता है सेविंग करने का, बढ़ती है तो बढ़ती है, पढ़ा देते हैं कोई नहीं। क्लीन सेव में रोज के 10 मिनट 15 मिनट लगाए कौन, इतना समय किसके पास है, तो इसलिए बचते हैं, बढ़िया है। दाढ़ी भी यूं है भगवान ने दी भी ऐसी है कि चेहरे पे सूट कर जाती है, तो ये एक अच्छी चीज है। नार्सिसिज्म का शिकार हूं मैं, कभी कभी खुद की तारीफ खुद ही कर देता हूं, ठीक है। चलिए ये चीजें हो गई। अच्छा ये अंतिम स्लाइड थी, तो आज व्यक्तित्व का एक पार्ट आपको करवा दिया है, एक कल करवाएंगे। बढ़िया नियमित क्लासेस लगाए और नियमित प्रैक्टिस करते रहे, साथ साथ में अच्छे से नियमितता जितनी रहेगी उतनी ही आपको फायदा मिलने वाला है। अपन मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।